डिजिटल दौर में कॉलेज के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ब्रेकअप कोई बड़ी बात नहीं रही। इधर कैंपस छूटा, उधर कस्मे वादे भी हवा हो गए। लेकिन केरल की एक लड़की और लड़के की कहानी इससे बिल्कुल अलग थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कसम खाई थी। लेकिन जब हालात बदले तो यह प्यार ही खौफनाक मोड़ पर जा पहुंचा। एक को मिली मौत और दूसरे को फांसी की सजा। यह कोई आम ब्रेकअप स्टोरी नहीं, बल्कि बेवफाई, ब्लैकमेल और बदले की भावना से भरी सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें 24 साल की प्रेमिका ने एक ऐसा किलर प्लान रचा जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार की जगह नफरत ने ले ली? क्यों प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतारने का फैसला किया? वैसे तो इस कहानी को पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन अब इस केस का फैसला आया है। अब इस हत्याकांड की पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है। तो अब आपको कहानी विस्तार से बताऊंगा और इस केस में आगे क्या कुछ हुआ, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नए साल 2025 का तीसरा शुक्रवार 17 जनवरी की तारीख थी। लेकिन यह दिन शेरोन राज और ग्रीष्मा नायर के परिवार वालों के लिए किसी आम दिन जैसा नहीं था। तिरुवनंतपुरम जिले के नयाटिनकारा का अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जहां एक सनसनीखेज मुकदमा शेरोन हत्याकांड अपने अंतिम चरण में था, महज 24 साल की युवती ग्रीष्मा और उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर पर गंभीर आरोप थे। कोर्ट रूम का माहौल गमगीन और तनावपूर्ण था। सुनवाई शुरू होने से पहले ही भीड़ खचाखच भर चुकी थी। एक ओर ग्रीष्मा के परिवार वाले बैठे थे, दूसरी ओर शेरोन के परिवार वाले थे। वकीलों की तीखी निगाहें एक दूसरे पर जमी थीं। गवाह, रिश्तेदार, मीडियाकर्मी और आम लोग, हर कोई इस बहुचर्चित केस के फैसले का इंतजार कर रहा था। कोर्टरूम में हलचल बढ़ती जा रही थी। फुसफुसाहटें, कानाफूसी, दबी छुपी चर्चाएं, लेकिन तभी पेशकार की गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटा छा दिया। अदालत का कार्य शुरू होने वाला है। आप सभी शांत हो जाएं। अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा, रिकॉर्डर, हेडफोन, ईयरबड्स या ईयरफोन आदि अपने पास नहीं रखें। अपनी सीट पर बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों में न्यायाधीश महोदय पधारने वाले हैं। अदालत के अनुशासन और नियमों का पालन करें। पेशकार की कड़क घोषणा के साथ ही कोर्ट रूम में बैठे सभी लोग गंभीर मुद्रा में आ गए। जो लोग अब तक कानाफूसी कर रहे थे, वे चुप हो गए। माहौल में एक अनकहा तनाव घुल गया था। सभी की निगाहें अब अदालत के उस दरवाजे पर टिक गईं, जहां से न्यायाधीश महोदय के प्रवेश करने की प्रतीक्षा थी। पेशकार की घोषणा के बाद कोर्ट रूम में मौजूद एक क्लर्क ने वही बात अंग्रेजी में दोहराई। यह कहते हुए उसने हाथ के इशारे से सभी को बैठने का संकेत दिया। कुछ लोग जो अब तक खड़े थे, वे धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ गए। माहौल और अधिक गंभीर हो गया। साथ ही क्लर्क ने वहां मौजूद पुलिसकर्मी की ओर देखा और भीड़ को व्यवस्थित करने का अनुरोध किया। पुलिसकर्मी ने तुरंत हरकत में आते हुए इधर उधर खड़े लोगों को अपनी जगह लेने को कहा और कोर्ट रूम में अनुशासन बनाए रखने के लिए मुस्तैदी से निगरानी करने लगा। शेरोन राज हत्याकांड की सुनवाई अपने निर्णायक मोड़ पर थी। उसके वकील पहले ही कई अहम सबूत अदालत के सामने रख चुके थे, जिससे ग्रीष्मा पर हत्या का आरोप साबित होने की पूरी संभावना बन रही थी। यही कारण था कि उस दिन की सुनवाई बेहद अहम थी। हर कोई इस उम्मीद में था कि फैसला आ सकता है। कुछ सेकंड के भीतर ही सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एएन बशीर का आगमन हुआ। उनकी एंट्री के साथ ही पूरा कोर्ट रूम एक साथ खड़ा हो गया। माहौल और भी गंभीर हो गया था। न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी संभालते हुए हल्के से हाथ उठाकर सभी को बैठने का संकेत दिया। इसके बाद पेशकार ने एक बार फिर अपनी सधी हुई आवाज में घोषणा की, न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार आज के मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाती है, जो मृतक शेरोन राज के परिजन बनाम ग्रीष्मा की है। शेरोन की मृत्यु के आरोपी ग्रीष्मा, उनके चाचा निर्मल कुमारन और उनकी मां हैं। आरोपियों के वकील अपनी दलील पेश करने के लिए तैयार हो जाएं। सुनवाई की शुरुआत के साथ ही पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ग्रीष्मा अपने चाचा और मां के साथ कटघरे में खड़ी थी। सभी की निगाहें अब बचाव पक्ष के वकील पर टिक गई थीं, जो अपनी दलील पेश करने के लिए उठने ही वाला था। न्यायाधीश एएन बशीर ने फाइलों पर नजर दौड़ाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, आज के मामले की मुख्य आरोपी ग्रीष्मा को कटघरे में बुलाया जाए। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया।
सभी की निगाहें ग्रीष्मा की ओर घूम गईं। पुलिसकर्मी ने उसके पास जाकर इशारे से उसे कटघरे में आने को कहा। ग्रीष्मा की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराई नजरों से अपने चाचा और माँ की ओर देखा, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। भारी कदमों से वह कटघरे की ओर बढ़ी। अचानक कोर्ट रूम में बैठे लोगों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। किसी की नजरों में सहानुभूति थी, तो किसी की आंखों में गुस्सा था। ग्रीष्मा कटघरे में खड़ी हो चुकी थी। अब सबको इंतजार था कि जज साहब आगे क्या कहने वाले हैं। 24 वर्षीय ग्रीष्मा नायर के वकील शालीनता और आत्मविश्वास के साथ अपनी सीट से उठे। उन्होंने पहले न्यायाधीश महोदय को अदब से थोड़ा झुककर अभिवादन किया, फिर एक ठहराव के बाद सधे हुए शब्दों में अपनी मुवक्किल का संक्षिप्त परिचय देना शुरू किया। जनाब, मेरी मुवक्किल ग्रीष्मा एक शिक्षित युवती हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की है। वे काफी समझदार और दुनियादारी की अच्छी समझ रखती हैं। इनके खिलाफ पहले कभी किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। वकील ने अपना संक्षिप्त परिचय खत्म करने के बाद एक ठहराव लिया और फिर उसी सधे हुए लहजे में आगे बोले, वह अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हैं। एक पढ़ी लिखी समझदार युवती जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया। फिर उन्होंने गंभीरता से अपनी बात रखते हुए कहा, जनाब, मेरी मुवक्किल पर लगाई गई भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 328 और 203 के तहत दर्ज किए गए आरोप बेबुनियाद हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इन आरोपों पर एक बार फिर गहराई से विचार किया जाए। कोर्ट रूम में एक बार फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ लोग असहमति में सिर हिला रहे थे, तो कुछ वकील की दलील सुनकर सोच में पड़ गए थे। जज साहब ने गंभीरता से वकील की बात सुनी। उनकी आंखें अब फाइलों पर दौड़ रही थीं। वकील की भावनात्मक अपील के बाद कोर्ट रूम में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई न्यायाधीश की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। तभी पेशकार की गूंजती आवाज ने इस खामोशी को चीर दिया, मुलजिम ग्रीष्मा कटघरे में हाजिर हो। यह सुनते ही ग्रीष्मा की सांसें थमी सी रह गईं। उसने एक गहरी नजर अपने वकील पर डाली, फिर अपनी माँ और चाचा की ओर देखा, लेकिन वहां से कोई सहारा नहीं मिला। पुलिसकर्मी उसके पास गया और इशारे से उसे कटघरे की ओर बढ़ने को कहा। ग्रीष्मा ने धीमे और भारी कदमों से कटघरे की ओर बढ़ना शुरू किया। पूरे कोर्ट रूम की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। कटघरे में पहुंचते ही एक पुलिसकर्मी ने उसके सामने गीता रखी और औपचारिक रूप से उसे सच बोलने की कसम खिलाई। ग्रीष्मा ने कांपते हाथों से गीता को छुआ और धीरे से सिर हिलाकर पुष्टि किया। जज साहब ने अपनी नजरें उठाईं और सरकारी वकील की ओर मुखातिब होते हुए गंभीर स्वर में कहा, आपको मुलजिम ग्रीष्मा के खिलाफ दिए गए सबूतों की पुष्टि के लिए कुछ पूछना है तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जी जनाब। यह कहते ही सरकारी वकील वी.एस. विनीत कुमार ने अपनी सीट से उठते हुए अदालत में मौजूद सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लिया। मृतक शेरोन राज के परिवार की ओर से मुकदमा लड़ रहे विनीत कुमार ने मुलजिम से सवाल पूछने से पहले पूरे मामले पर रोशनी डालते हुए नई अहम जानकारियों के साथ आरोपों की बौछार कर दिया। जनाब, मैं मुलजिम से कुछ सवाल पूछने से पहले इस मामले की कुछ अनकही परतें खोलना चाहता हूं, जिन पर अब तक पर्दा पड़ा था। सबसे पहली बात तो यह है कि मुलजिमा जितनी मासूम दिखाई देती है, हकीकत में उतनी है नहीं। उसके शांत चेहरे के पीछे एक शातिर और क्रूर चेहरा छिपा हुआ है। उसने अपने प्रेमी शेरोन राज को पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाया। अपनी मोहक अदाओं का इस्तेमाल कर उसे रिझाया, अपने घर बुलाया और यौन संतुष्टि की आड़ में एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। सेक्स का हथकंडा अपनाकर उसने जूस में दर्द निवारक गोलियां घोलकर पिलाने की कोशिश की ताकि वह बेहोश हो जाए और फिर ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, ग्रीष्मा के वकील ने तीखे स्वर में आपत्ति जताते हुए कहा, हमारे मुवक्किल का चरित्र हनन किया जा रहा है। यह सब बेबुनियाद आरोप हैं, जिनका मकसद सिर्फ उनकी निजी जिंदगी पर कीचड़ उछालना है। वकील की आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी, लेकिन सरकारी वकील विनीत कुमार तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, माई लॉर्ड, जो बातें मैं अदालत के समक्ष रख रहा हूं, वे न सिर्फ इस मामले से गहरा ताल्लुक रखती हैं, बल्कि इंसाफ की बुनियाद भी इन्हीं तथ्यों पर टिकी हुई है। जज महोदय ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, सरकारी वकील अपनी बात जारी रख सकते हैं। यह सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें एक बार फिर सरकारी वकील पर टिक गईं, जो अब पूरे जोश के साथ अपनी दलीलें रखने के लिए तैयार थे। सरकारी वकील ने आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, शुक्रिया जनाब, अब मैं सीधे सीधे मुलजिमा और मृतक शेरोन राज के प्रेम संबंधों पर आता हूं।
उन्होंने अदालत में मौजूद सभी की ओर नजर घुमाई और अपनी बात जारी रखी। मुलजिमा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज से लिटरेचर की पढ़ाई कर चुकी है। उसकी मुलाकात 2021 में शेरोन राज से हुई, जब वह बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था। शेरोन राज, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का रहने वाला था, पहली ही नज़र में इस आकर्षक युवती के मोहपाश में बंध गया। उनकी मुलाकात कॉलेज आते जाते रास्ते में हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और यह रिश्ता गहरी मोहब्बत में बदल गया। दोनों के बीच 1 साल से ज्यादा वक्त तक प्रेम संबंध कायम रहा। लेकिन मार्च 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक सैन्य अधिकारी से तय कर दी और उसने इस रिश्ते के लिए हामी भी भर दिया। सरकारी वकील ने एक पल रुककर अदालत की ओर नजर घुमाई, फिर ठहरते हुए बोले, जनाब, यह सच है कि वे प्रेमी युगल थे, लेकिन उनकी जाति अलग अलग थी। ग्रीष्मा एक उच्च जाति के नायर परिवार से थी, जबकि शेरोन पिछड़ी जाति के नडार समुदाय से था और ईसाई धर्म को मानता था। वकील की आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने आगे कहा, ग्रीष्मा यह अच्छी तरह जानती थी कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वह समझ गई थी कि शेरोन के साथ उसका भविष्य संभव नहीं था, और तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस प्रेम कहानी को एक खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। सरकारी वकील ने गहरी आवाज में कहा, शेरोन बेरोजगार भी था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वह कुछ क्षण रुके, फिर अदालत की ओर देखते हुए बोले, ग्रीष्मा के लिए यह रिश्ता अब बोझ बन चुका था। जैसे ही उसकी शादी एक सैन्य अधिकारी से तय हुई, उसने शेरोन से दूरी बनानी शुरू कर दिया। लेकिन महज दूर जाना ही काफी नहीं था, वह उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटाने की प्लानिंग भी करने लगी। और फिर एक दिन मुलजिमा ग्रीष्मा ने बड़ी ही चालाकी से शेरोन को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इसी के साथ सरकारी वकील ने पूरे मामले के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से अदालत के सामने पेश किया। वह इस प्रकार सामने आया। ग्रीष्मा नायर और शेरोन राज के प्रेम में दरार सिर्फ ग्रीष्मा की सगाई की वजह से नहीं आई थी, बल्कि इसके पीछे एक भयावह भविष्यवाणी भी थी, जिसने उसके मन में अंधविश्वास का बीज बो दिया था। एक ज्योतिषी ने ग्रीष्मा से कहा था कि उसकी शादी जिस भी लड़के से होगी वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भविष्यवाणी ने ग्रीष्मा को भीतर तक हिला दिया। घबराहट में उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और माँ भी यह सुनकर बेचैन हो गईं। भय और अनिश्चितता से घिरी माँ बेटी ने इस अनहोनी से बचने के उपाय खोजने शुरू कर दिए। माँ ने धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया, जबकि ग्रीष्मा ने कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसी योजना जिससे वह इस भयावह भविष्यवाणी को मात दे सके। ग्रीष्मा की योजना किसी साधारण हल की तरह नहीं थी, बल्कि इसके अंजाम बेहद खतरनाक हो सकते थे। लेकिन उसके मन में यह विश्वास बैठ गया था कि इस भविष्यवाणी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। डर और अंधविश्वास ने उसे इतना जकड़ लिया था कि उसने अपनी फैमिली वालों को भी इस योजना के लिए मना लिया। जब ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन को बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, तो शेरोन का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी साफ झलक रही थी। वह ग्रीष्मा पर बिफरते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी मैं ही करूंगा, बस मेरी पढ़ाई पूरी होने दो। शेरोन की आंखों में गहरा दर्द था। उसके लिए ग्रीष्मा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि उसका पूरा संसार थी। लेकिन ग्रीष्मा की मजबूरियां भी कम नहीं थीं। लेकिन मेरे फैमिली वालों को नौकरी वाला दामाद चाहिए। ग्रीष्मा की आवाज में एक अजीब सा द्वंद्व था। वह शेरोन से प्यार करती थी, मगर परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबी हुई थी। शेरोन तुनक कर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? मेरी पढ़ाई किसी प्रोफेशनल कोर्स से कम है। रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी तो मिल ही जाएगी। ग्रीष्मा ने धीरे से उसकी ओर देखा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। उनके भी कुछ अपने अरमान हैं। शेरोन की आंखें छलक उठी। उसकी आवाज भारी हो गई, और मेरे अरमानों का क्या होगा? हमारे उन सपनों का क्या जो हमने साथ देखे थे? नहीं, मैंने कोई फिल्मी प्यार नहीं किया जिसे ब्रेकअप के जश्न के साथ दफन कर दिया जाए। ग्रीष्मा ने शेरोन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मैं एक बार फिर अपनी माँ से बात करके देखती हूँ। तुम अपनी जन्म कुंडली देना, अपनी कुंडली से मिलवाऊंगी। देखती हूँ हमारे तुम्हारे कितने गुण मेल खाते हैं।
शेरोन ने गहरी सांस ली और थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, मैं कुंडली मिलान को अंधविश्वास समझता हूँ। क्या हमने प्रेम करने से पहले कुंडली मिलाई थी? उसकी बात में सच्चाई थी। प्यार किसी पंडित की गणना का मोहताज नहीं होता है। लेकिन ग्रीष्मा के मन में अब भी डर था। वह अपने प्यार और परिवार दोनों के बीच फंसी हुई थी। ग्रीष्मा के मन में पहले से ही शेरोन से अलग होने का फैसला पक चुका था। परिवार के दबाव और तय की गई शादी के चलते वह अपने प्रेम संबंध को खत्म करना चाहती थी। लेकिन शेरोन यह किसी भी हाल में स्वीकारने को तैयार नहीं था। बातों बातों में शेरोन ने एक ऐसा इशारा कर दिया जिसने ग्रीष्मा के मन में खलबली मचा दिया। उसने कहा, मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो तुम्हारी शादी तुड़वा सकती हैं या फिर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। यह सुनते ही ग्रीष्मा सन्न रह गई। उसे महसूस हुआ कि शेरोन उसे ब्लैकमेल करना चाहता है। डर और बेचैनी में उसने कुंडली मिलान का बहाना बनाया ताकि उसे कुछ समय मिल सके। लेकिन इससे पहले कि वह शेरोन की कुंडली मिलवाती, उसने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखा दिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही ग्रीष्मा पर अंधविश्वास का ऐसा जाल लिपट गया कि उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना कौंध गई। ग्रीष्मा के मन में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। एक तरफ शेरोन का बेइंतहा प्यार था, तो दूसरी तरफ ज्योतिषी की भयावह भविष्यवाणी और उसका परिवार। इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच वह बुरी तरह उलझ चुकी थी। इसी उधेड़बुन में उसने अचानक शेरोन को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, कल दिन में मिलो। शेरोन को कोई अनहोनी की आशंका हुई। उसने तुरंत जवाब दिया। कहा, ग्रीष्मा ने एक ठहराव लिया, फिर लिखा, मंदिर में बढ़िया सी माला और मिठाई लेकर आना, नए कपड़ों में आना। शेरोन चौंक गया। कुछ समझ नहीं आया कि यह अचानक शादी की बात कहाँ से आ गई। उसने जल्दी से टाइप किया, क्यों? ग्रीष्मा का जवाब आया, शादी करनी है। शेरोन की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने घबराते हुए पूछा, मम्मी पापा मान गए? ग्रीष्मा ने झट से टाइप किया, उनकी छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ वह सुनो। उनको बाद में मना लूंगी। अक्टूबर 2024 में ग्रीष्मा और शेरोन के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत किसी आम प्रेमी प्रेमिका की बातचीत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी जिसका सूत्रधार खुद ग्रीष्मा थी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने उसके दिमाग को पूरी तरह से घुमा दिया था। वह यह मान चुकी थी कि अगर उसकी शादी होगी तो उसके पति की मृत्यु निश्चित है। इसी डर में उसने शेरोन को भी इस भविष्यवाणी के बारे में बता दिया। लेकिन शेरोन इसे अंधविश्वास मानता था। उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया और ग्रीष्मा की योजना के अनुसार प्रतीकात्मक शादी के लिए तैयार हो गया। वह ग्रीष्मा से इतना प्यार करता था कि इस शादी को वह महज एक दिखावा नहीं बल्कि अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार मान रहा था। निश्चित तारीख पर वे वेट्टुकाडु चर्च पहुंचे और शादी कर लिया। ग्रीष्मा ने शेरोन के नाम का सिंदूर भी लगाया। शेरोन यह देखकर फूला नहीं समाया। उसे लगा कि अब ग्रीष्मा पूरी तरह उसकी हो चुकी है। शेरोन के दिमाग में एक नई उम्मीद जागी। अब जब ग्रीष्मा ने उसके साथ शादी कर ली है, भले ही प्रतीकात्मक रूप से, तो इसी को आधार बनाकर वह अपने मम्मी पापा को मना लेगा। वह आने वाले दिनों में सार्वजनिक रूप से शादी करने की तैयारी करने लगा। शेरोन की आंखों में एक चमक थी, मानो उसने अपनी दुनिया हासिल कर ली है। वह ग्रीष्मा के साथ ली हुई सेल्फी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी बीच उसने मजाक में कहा, शादी तो हो गई, हनीमून कब मनाया जाए? ग्रीष्मा ने हल्की मुस्कान के साथ मजाक में ही जवाब दिया, जब तुम चाहो। लेकिन शेरोन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? कुछ दिन ठहरो, अगले हफ्ते मम्मी पापा बाहर जाने वाले हैं, फिर हम लोग वहीं मिलेंगे। ग्रीष्मा ने हल्की आवाज में कहा। शेरोन खुश हो गया, यह भी ठीक है। चलो इसी खुशी में कुछ खाते पीते हैं। ग्रीष्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और वह पास के मार्केट की ओर चली गई। कुछ देर बाद वह लौटकर आई तो उसके हाथ में दो बड़ी बोतलें थीं जिनमें जूस था। शेरोन ने आश्चर्य से बोतलों को देखते हुए पूछा, दो बोतल जूस और खाने के लिए? ग्रीष्मा ने आंखों में एक रहस्यमयी चमक लिए जवाब दिया, आज इसी से पेट भरना है। समझो, यह हमारी शादी की खुशी की शैंपेन है। शेरोन हंस पड़ा और बोला, वाह, क्या कहने हैं तुम्हारी सोच और खुशियां बांटने के तरीके के, लाजवाब। कहते हुए उसने जूस की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी एक शर्त है, ग्रीष्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बोतल का ढक्कन खोलकर शेरोन की ओर बढ़ाते हुए।
कौन सी शर्त? शेरोन ने उत्सुकता से पूछा। हमें एक साथ जूस पीना होगा और देखना है कि कौन पहले खत्म करता है। ग्रीष्मा की आंखों में शरारत झलक रही थी। वह अपनी बोतल खोलने लगी। ओके, शेरोन ने हंसते हुए कहा और झट से बोतल मुंह से लगा लिया। लेकिन जैसे ही पहला घूंट गले से नीचे गया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। थू, वह तेजी से जूस को थूकने लगा। कुछ सेकंड रुका और फिर चौंक कर बोला, यह कहाँ से खरीदा तुमने? यह तो एकदम कड़वा है। नकली लगता है या फिर डेट एक्सपायर हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रीष्मा ने बोतल को घूरते हुए कहा, मैंने तो एक्सपायरी डेट देखकर ही लिया था। नकली हो सकता है। लाओ, इसे वापस करके दूसरा लाती हूं। शेरोन अब भी थूथू कर रहा था। उसका चेहरा अजीब सा बन गया था। उफ, मुंह का सारा स्वाद ही खराब हो गया। अब तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। अच्छा तो चलो, कॉफी पीने चलते हैं। ग्रीष्मा ने प्रस्ताव रखा। शेरोन ने सिर हिलाया, नहीं रहने दो, बस अब कमरे पर चलकर थोड़ा आराम करूंगा। दोनों ने जल्द ही दोबारा मिलने का वादा किया और अपनी अपनी राह बढ़ गए। जाते जाते ग्रीष्मा मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, हम लोग आगे सिर्फ व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे, लेकिन कभी भी कॉल मत करना। ओके, शेरोन ने हल्की हंसी के साथ कहा और विदा ले लिया। लेकिन 2 दिन बीत गए। ग्रीष्मा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। शेरोन को बेचैनी होने लगी। आखिरकार उसने खुद ही हाय कैसी हो लिखकर एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। शेरोन को तुरंत रिप्लाई मिल गया, अच्छी हूं, अभी थोड़ी बिजी हूं, आगे की योजना बताती हूं, अपना ख्याल रखना। ग्रीष्मा के इस मैसेज से शेरोन के दिल को तसल्ली मिली। उसकी बेचैनी कुछ कम हुई ही थी कि एक और मैसेज आ गया। इस बार ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर को अपने घर बुलाया था। साजिश और प्यार साथ साथ चलते रहे। शेरोन तय दिन पर ग्रीष्मा के घर दिन में ही पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ग्रीष्मा उसी के इंतजार में थी। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। जैसे ही शेरोन ने भीतर कदम रखा, ग्रीष्मा ने उसे हल्के से बाहों में भर लिया। उसकी यह गर्मजोशी शेरोन के दिल को छू गई। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ी। घर में गहरा सन्नाटा था। माहौल में एक अजीब सी रहस्यमय शांति थी। शेरोन ने चारों ओर नजर घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यहाँ और कोई नहीं है? शेरोन के सवाल पर ग्रीष्मा खिलखिलाकर हंसी, अभी नहीं, कल ही लोग एक रिश्तेदारी में गए हैं। वहाँ एक फंक्शन है, वैसे मेरे लिए क्या लाए हो? शेरोन ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला, लाया हूं ना, रवा लड्डू, तुम्हारी पसंदीदा मिठाई। ग्रीष्मा ने नाटकीय अंदाज में होठों को गोल करते हुए शिकायत की, नए पम नहीं लाए? शेरोन ने शरारती मुस्कान के साथ बैग से एक और डिब्बा निकालते हुए कहा, वह भी लाया हूं। ग्रीष्मा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने प्यार भरी नजरों से शेरोन को देखा और बोली, अच्छा तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लेकिन तभी शेरोन की नजर ग्रीष्मा की मांग पर पड़ी। कुछ देर तक वह देखता ही रह गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने धीरे से पूछा, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? ग्रीष्मा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, यहाँ घर में कैसे लगा सकती हूँ? हमने छिपकर शादी की है। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम नहीं है। शेरोन का चेहरा उतर गया। उसने संयमित आवाज में कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा को यही बताने आया था। ग्रीष्मा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया, पागल हो क्या? अभी उन्हें कुछ नहीं बताना है। घर में हंगामा हो जाएगा। मैं धीरे धीरे उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम फिलहाल कहीं जॉब पाने की कोशिश करो। अभी हमारी शादी को टालना ही सही रहेगा। शेरोन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उससे क्या होगा? एक ना एक दिन तो हमें अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बताना ही होगा। ग्रीष्मा ने उसकी ओर चिंतित नजरों से देखा और धीरे से बोली, तुम मुझे समझने की कोशिश करो शेरोन। हम दोनों की जाति अलग अलग है। परिवार तो क्या पूरा समाज हमारा दुश्मन बन सकता है। अगर तुम्हें या मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तब हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अभी सब्र रखना ही बेहतर होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह अचानक गंभीर हो गई और तेज आवाज में पूछा, और हाँ, तुमने मोबाइल से सारे फोटो डिलीट किए या नहीं? शेरोन ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ, कर दिए। लेकिन ग्रीष्मा संतुष्ट नहीं हुई। उसने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और हाथ बढ़ाते हुए कहा, कहाँ किए? दिखाओ अपना मोबाइल। शेरोन थोड़ा झिझका,
लेकिन फिर मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। ग्रीष्मा ने फोन हाथ में लेते ही कहा, पासवर्ड बताओ। गैलरी खोलो। शेरोन को यह सवाल चुभ सा गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। खैर देख लो। उसने गैलरी खोलकर खाली जगह दिखा दिया। ग्रीष्मा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी तनावग्रस्त था। उसने चिंतित स्वर में कहा, अरे बात भरोसे की नहीं है। अगर हमारी एक भी फोटो कहीं लीक हो गई तो समझो मुझ पर शामत आ जाएगी। शेरोन ने ग्रीष्मा की ओर देखा। उसकी नजरों में हल्की बेचैनी थी। ग्रीष्मा की उंगलियां उसके मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। उसने फोटो गैलरी खंगाली, फिर मैसेजिंग ऐप की मीडिया फाइल्स भी चेक कर डाली। हर फोल्डर खोलकर देखा, हर ऐप की गैलरी पर नजर दौड़ाई। जब उसे वहां अपनी एक भी फोटो या वीडियो नहीं मिली, तब जाकर उसकी शक्ल पर संतोष के भाव आए। शेरोन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब तो संतुष्ट हो? ग्रीष्मा ने उसे नजरअंदाज किया और बिना कुछ कहे उठकर किचन की ओर बढ़ गई। शेरोन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में हल्की बेचैनी थी। कुछ समय बाद ग्रीष्मा एक गिलास में कुछ पीने के लिए ले आई। ये लो ऑरेंज जूस। ग्रीष्मा ने शरारती मुस्कान के साथ गिलास आगे बढ़ाया। तुम्हारे लिए ताजा तैयार किया है, मीठा है, उस दिन की तरह कड़वा नहीं है। शेरोन ने उसकी चमकती आंखों में झांका और मुस्कुराया, इतने प्यार से दे रही हो तब कड़वा मीठा कुछ मायने नहीं रखता है। फिर उसने अपनी हथेली में रखा पारंपरिक नेयप्पम ग्रीष्मा की ओर बढ़ाया। ये लो, मेरी माँ ने खास घी में बनाया है, चावल का आटा, गुड़ और नारियल का जादुई स्वाद। ग्रीष्मा ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ खिलाओ ना। कहते ही उसने अपना मुंह खोल दिया। शेरोन शरारत से मुस्कुराया और पूरा नेयप्पम उसके मुंह की ओर बढ़ाने लगा। अरे यह तो बहुत बड़ा है, पूरा मुंह में नहीं आएगा। ग्रीष्मा हंस पड़ी। उसने नेयप्पम का एक टुकड़ा काटा और बाकी का टुकड़ा शेरोन के मुंह में ठूंस दिया। शेरोन ने मुस्कुराते हुए उसे चबाया और भरे मुंह से ही जूस का एक घूंट भर लिया। कैसा है जूस? ग्रीष्मा ने चंचलता से पूछा। शेरोन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अभी तो नेयप्पम के स्वाद में घुल गया, पता ही नहीं चला। ग्रीष्मा ने शरारत से आंखें चमकाईं। तो सादा पानी दूं क्या? नहीं, प्यास नहीं है, इसे ही पी लेता हूँ। शेरोन ने गिलास उठा लिया और एक झटके में कई घूंट जूस पी गया। अचानक उसे स्वाद कुछ अजीब सा लगा। हल्का कड़वा, फिर भी मीठा, कुछ अलग ही एहसास। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, इसकी मिठास कुछ अलग क्यों लग रही है? ग्रीष्मा ने सोचते हुए जवाब दिया, शायद नेयप्पम के साथ ऑरेंज का कोई बीज दांतों के बीच आ गया होगा। हो सकता है। शेरोन ने कंधे उचका दिए और बिना ज्यादा सोचे गिलास का बचा हुआ जूस भी गले से उतार लिया। ग्रीष्मा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें हमेशा पीठ दर्द की शिकायत रहती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास तरह का जूस बनाया है। इसे हर्बल काढ़ा भी कह सकते हो। थोड़ा कसैला लगेगा, लेकिन पीठ दर्द में राहत मिलेगी। शेरोन ने धीरे से सिर हिलाया, शायद मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। ग्रीष्मा ने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नींद नहीं आने पाए। उसने खाली गिलास उठाया और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां वह खाना पकाने की तैयारी में लग गई। कुछ ही देर में शेरोन भी वहां आ गया। उसकी चाल हल्की लड़खड़ा रही थी। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्या हुआ? कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ग्रीष्मा ने चिंता से पूछा। शेरोन राज ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, अरे कुछ खास नहीं, बस नींद आ रही है। मैं सोना चाहता हूँ। ग्रीष्मा ने भौहें चढ़ाई, अकेले चले जाओगे? कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। शेरोन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं चला जाऊंगा, बस एक ऑटो बुलवा दो। ग्रीष्मा ने उसकी थकी हुई आंखों को देखा और धीरे से कहा, ठीक है, शायद तुम बस थके हुए हो, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो मैसेज कर देना, ओके? शेरोन ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनकही बेचैनी थी। ग्रीष्मा को यह अजीब लग रहा था, पर वह चुप रही। शेरोन लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर निकल पड़ा। उस दिन 14 अक्टूबर 2022 थी। शेरोन किसी तरह घर तो पहुंच गया, लेकिन उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। रास्ते में ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा था और घर पहुंचते ही उसे कई उल्टियां हुई। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। घबराकर उसने ग्रीष्मा को मैसेज किया, तबीयत बहुत खराब हो रही है, लगातार उल्टियां हो रही हैं। उसकी हालत ज्यादा बिगड़ती देख उसके भाई शिमोन राज उसे तुरंत परसाला सरकारी अस्पताल ले गया। शिमोन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था,
इसलिए शुरुआत में उसने इसे सिर्फ अपच या सामान्य फूड पॉइजनिंग समझा। लेकिन जब उसने शेरोन की उल्टियों की गंध को महसूस किया तो उसके मन में कुछ जहरीला खाने या पीने का संदेह हुआ। शेरोन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर होने के नाते शिमोन को एहसास हो रहा था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, कहीं कुछ बहुत गलत हो चुका था। शेरोन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। परसाला सरकारी अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि उसके खून के नमूने और अन्य जांचें लेकर डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। लेकिन अगले ही दिन 15 अक्टूबर 2022 उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तेज कमजोरी, उल्टियां और बढ़ती बेचैनी के कारण परिवार घबरा गया। उसे फिर से अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने से पहले कई अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। आखिरकार जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई तो डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। अब यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक गंभीर मेडिकल केस बन चुका था। शेरोन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत सुधरने की बजाय और खराब होती रही। कई जांचों की रिपोर्ट भी आ चुकी थीं, लेकिन कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस दौरान उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन राज को अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का नतीजा बताया। शेरोन की मौत से उसका पूरा परिवार सदमे में आ गया। गम और गुस्से के बीच उन्होंने सीधे ग्रीष्मा पर आरोप लगा दिया। उसके भाई शिमोन राज ने कहा, शेरोन बीमार होने से ठीक पहले ग्रीष्मा के पास गया था। उसने वही जूस पिया था जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता, यह एक सोची समझी साजिश है। शेरोन राज की मौत के बाद उसके माता पिता जयराम और प्रिया ने परसाला थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला गंभीर था, इसलिए 30 अक्टूबर 2022 को यह जांच क्राइम ब्रांच की विशेष टीम को सौंप दी गई। 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इस केस की परतें खुलने लगी। जल्द ही ग्रीष्मा की मां और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पर शेरोन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस ने ग्रीष्मा और उसके परिवार से गहन पूछताछ किया। ग्रीष्मा करीब 1 साल तक जेल में रही। आखिरकार 25 सितंबर 2023 को केरल हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया। सबसे अहम बात यह थी कि मरने से पहले शेरोन ने पुलिस को बयान दिया था। उसने कहा था कि ग्रीष्मा ने उसे हर्बल जूस दिया था, जिसे पीने के कुछ समय बाद ही उसे उल्टियां शुरू हो गईं। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन को धीमा जहर देकर मारा था। पुलिस ने जब उसका फोन और लैपटॉप खंगाला तो उन्हें गूगल सर्च हिस्ट्री में ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिले जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। ग्रीष्मा ने पहले ही इंटरनेट पर पूरी रिसर्च कर ली थी। उसने गूगल पर शेरोन को कैसे मारा जाए जैसी कई खोजें की। पुलिस की जांच में पता चला कि उसने पैरासिटामोल और खरपतवार नाशक हर्बिसाइड पैराक्वाट के बारे में सर्च किया था कि इन्हें कैसे मिलाया जाए और कैसे यह धीरे धीरे मानव शरीर पर असर करता है। शेरोन को दिया गया हर्बल जूस असल में जहर था जो धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर से खत्म कर रहा था। पर ग्रीष्मा ने यह नहीं सोचा था कि गूगल उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। यही गूगल सर्च हिस्ट्री उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई और उसने अपनी ही चाल में खुद को फंसा लिया। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी मौत की असली वजह साफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोनों फेफड़ों के फेल होने से हुई थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि खरपतवार नाशक हर्बिसाइड जहर का प्रभाव मानव शरीर पर ठीक इसी तरह होता है, यह धीरे धीरे अंगों को निष्क्रिय कर देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शेरोन के पीनस से रक्तस्राव हो रहा था और उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। यह साबित करता था कि वह कई दिनों तक भयंकर तकलीफ में रहा था। सरकारी वकील ने शेरोन मर्डर केस की विस्तृत जानकारी अदालत में पेश किया। सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सुनने के बाद न्यायाधीश एम बशीर ने इस पर गहराई से अध्ययन किया और ग्रीष्मा को दोषी करार दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2025 को हुई, जिसमें ग्रीष्मा को मिलने वाली सजा पर अंतिम फैसला होना था। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति बिना सबूत छोड़े घटनास्थल से नहीं जा सकता। इस मामले में गूगल क्लाउड ने घटना से जुड़े अहम डाटा को सुरक्षित रखा था, जिससे आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। यह हत्या अत्यंत निर्ममता से की गई थी। आरोपी ने इसे अंजाम देने के लिए एक सटीक योजना बनाई थी।
उसने कई दिनों तक बेहद बारीकी से रिसर्च की और इंटरनेट पर अलग अलग प्रकार के जहरों के असर का अध्ययन किया। आरोपी ने विशेष रूप से यह जांचा कि कौन सा जहर मानव शरीर पर किस तरह प्रभाव डालता है, ताकि अपराध को अंजाम देने के बाद भी उस पर संदेह न हो पाए। इस खौफनाक योजना और उसकी सुनियोजित क्रूरता को देखते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोरतम सजा सुनाई। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार ग्रीष्मा ने पहले से ही हत्या की गहरी साजिश रच ली थी। उसने इंटरनेट पर जहर के बारे में गूगल पर रिसर्च की और अपने खेती करने वाले अंकल द्वारा घर में रखे कपिक खरपतवार नाशक का उपयोग करने का फैसला किया। ग्रीष्मा ने बेहद चालाकी और ठंडे दिमाग से इस योजना को अंजाम दिया। उसने आयुर्वेदिक काढ़े कषायम में जहर मिलाया और शेरोन को यह झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर पिला दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या की पूरी योजना बनाने के बावजूद वह शेरोन को प्रेम भरे संदेश भेजती रही, जिससे उस पर कोई शक न जाए। शेरोन ने जहरीला काढ़ा पीने के बाद तड़पना शुरू कर दिया और उसे तुरंत लोकल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम शिफ्ट कर दिया गया। वहां के डॉक्टर उसकी बीमारी की असली वजह का पता नहीं लगा सके, क्योंकि यह पूरी तरह से एक सोची समझी सुनियोजित हत्या थी, जिसे अंजाम देने के लिए ग्रीष्मा ने पहले से गहन रिसर्च की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान देखा कि शेरोन की दोनों किडनियां फेल हो गई थीं। ग्रीष्मा द्वारा इस्तेमाल किए गए खरपतवार नाशक ने शरीर में कोई अवशेष नहीं छोड़ा, जिससे डॉक्टर शेरोन के खून में जहर के निशान तक नहीं ढूंढ पाए। जांच में खुलासा हुआ कि ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को आयुर्वेदिक काढ़े में खरपतवार नाशक मिलाकर पिलाया था। इस जहर ने धीमे जहर की तरह असर करना शुरू किया, जिससे शेरोन की सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। काढ़ा पीने के 11 दिन बाद शेरोन की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान डॉक्टर उसकी बीमारी की सही वजह का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि ग्रीष्मा ने इस हत्या की गहरी प्लानिंग की थी और ऐसा जहर चुना था जो शरीर में कोई सुराग ना छोड़े। ग्रीष्मा की बेरहमी और छल की हद तब पार हो गई जब शेरोन के माता पिता लगातार उससे पूछते रहे कि उसने आखिर उसे क्या पिलाया था, लेकिन उसने हर बार चुप्पी साध ली और सच बताने से इनकार करती रही। यह पहली बार नहीं था जब ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की कोशिश की थी। इससे पहले भी वह उसकी जान लेने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन तब उसकी योजना नाकामयाब रही थी। उसने एक गिलास जूस में 50 पेन किलर की गोलियां मिला दी थीं और चालाकी से शेरोन को वह जूस पीने की चुनौती दिया। ग्रीष्मा को लगा कि शेरोन बिना शक किए जूस पी जाएगा और उसकी योजना सफल हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने शेरोन का साथ दिया। जूस का स्वाद कड़वा लगने की वजह से उसने पीने से इनकार कर दिया और उस दिन उसकी जान बच गई। हालांकि ग्रीष्मा अपनी खतरनाक योजना से पीछे हटने वाली नहीं थी। पहली कोशिश असफल होने के बाद उसने खरपतवार नाशक को आयुर्वेदिक काढ़े में मिलाकर उसे शेरोन को पिलाया, जिससे 11 दिनों तक धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक शेरोन की संदिग्ध मौत का सबसे पहला संदेह उसके आयुर्वेदिक डॉक्टर भाई शिमोन राज को हुआ। जब उन्हें पता चला कि शेरोन ने ग्रीष्मा के घर कषायम पिया था, तो उन्होंने तुरंत ग्रीष्मा से काढ़े में डाली गई सामग्री के बारे में पूछताछ किया। लेकिन ग्रीष्मा ने चतुराई दिखाते हुए सच्चाई छिपा लिया। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि यह दवाई कमरदर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर ने ही इसे बताया था। हालांकि शिमोन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने इस पर गहराई से जांच की और पाया कि ग्रीष्मा की सारी बातें झूठी निकलीं। यही नहीं, जब ग्रीष्मा से बार बार सवाल किए गए तो उसने सच छिपाने की कोशिश जारी रखी। शिमोन की शंका ही इस पूरे मामले की असली कड़ी बनी, जिसने हत्या की इस गहरी साजिश को उजागर करने में मदद किया। उनकी सतर्कता के चलते यह सामने आया कि ग्रीष्मा ने पूर्व नियोजित तरीके से शेरोन को धीमे जहर से मारने की साजिश रची थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ग्रीष्मा और शेरोन की मुलाकात 2021 में हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन उनके रिश्ते के बारे में उनके परिवार वालों को कोई खबर नहीं थी। हालात तब बदले जब 2022 में ग्रीष्मा की सगाई एक फौजी से कर दी गई। इसके बावजूद वह शेरोन से मिलती रही और उसे अपने प्यार का झूठा विश्वास दिलाती रही। कुछ समय बाद ग्रीष्मा को फौजी से शादी करने के फायदों का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि फौजी के साथ जिंदगी अधिक सुरक्षित और संपन्न हो सकती है। यहीं से उसने शेरोन को छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन वह चाहती थी कि शेरोन आसानी से उसकी जिंदगी से हट जाए, इसलिए उसने रिश्ता खत्म करने के बजाय एक खौफनाक साजिश रची। उसने पहले पेन किलर मिले जूस और फिर जहर मिले काढ़े का इस्तेमाल कर उसे मारने की योजना बनाई।
मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान में शेरोन ने स्पष्ट रूप से ग्रीष्मा का नाम लिया और बताया कि उसने ग्रीष्मा द्वारा दी गई हर्बल दवा कषायम पी थी। लेकिन शेरोन को ग्रीष्मा की हरकतों पर पहले से ही शक था, इसलिए उसने काढ़ा पीने से पहले उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था। यही वीडियो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। बाद में फोरेंसिक विश्लेषण में काढ़े में कीटनाशक की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिससे ग्रीष्मा की साजिश का पर्दाफाश हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ग्रीष्मा की संलिप्तता के और भी ठोस सबूत सामने आए। वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष के दावों की पुष्टि की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। जब पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सकी और अंततः अपराध कबूल कर लिया। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ग्रीष्मा की मां सिंधु और उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर भी सबूत नष्ट करने के आरोप में दोषी पाए गए। ग्रीष्मा ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, लेकिन अदालत ने इसे जवाबदेही से बचने का एक नाटकीय प्रयास करार दिया। कोर्ट ने इस कृत्य को एक और चालाकी भरा कदम माना। केरल से बाहर मुकदमा चलाने की ग्रीष्मा की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 25 जनवरी 2023 को मामले में चार्जशीट दाखिल किया। यह मुकदमा 15 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। इस दौरान विशेष सरकारी अभियोजक वी.एस. विनीत कुमार ने ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन नायर और उसकी मां सिंधु पर लगे आरोपों को अदालत में साबित कर दिया। पूरे मामले की 586 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रीष्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गईं, जिनमें धारा 302, 364, 328, 203 शामिल हैं। न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ग्रीष्मा ने इस हत्या को बेहद सोच समझकर और गोपनीयता के साथ अंजाम दिया। उसने ऐसा समय चुना जब उसका परिवार घर पर नहीं था, जिससे कोई उसे रोक ना सके या संदेह ना कर सके। शेरोन को मारने के लिए उसने ऐसा जहर इस्तेमाल किया जिसका पता लगाना बेहद मुश्किल था। ग्रीष्मा ने शेरोन को धोखा देने के लिए हर अवसर का फायदा उठाया और सुनिश्चित किया कि उसकी हरकतें छिपी रहें। उसने अपनी चालाकी और मक्कारी से एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले लिया। इस केस के दौरान शेरोन ने जांच अधिकारियों को बताया कि ग्रीष्मा ने उसे सेक्स के लिए बुलाया था और उससे मिलने के लिए आश्वस्त करने के लिए रात भर लंबी कॉल की थी। यह सब शेरोन को पूरी तरह भरोसे में लेने और अपने गुप्त उद्देश्य को सफल बनाने की उसकी चाल थी। अदालत ने इस हत्याकांड को एक ठंडी, सोची समझी और धोखे से भरी साजिश करार दिया, जहां ग्रीष्मा ने अपने मतलबी मकसद को छिपाने के लिए शेरोन की भावनाओं का बेरहमी से इस्तेमाल किया। यह खबर न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि न्याय व्यवस्था की कठोरता का भी परिचायक है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार देते हुए दोषी ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। फैसले में अदालत ने कहा कि यह हत्या बेहद क्रूर, अमानवीय और घिनौनी थी, जिसने समाज के सामूहिक बुद्धिमत्ता को झकझोर कर रख दिया। इसके साथ ही ग्रीष्मा पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजा में नरमी की अपील करते हुए ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड न होने और माता पिता की इकलौती संतान होने का हवाला दिया। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थितियां, कम उम्र, अच्छा आचरण और पूर्व में कोई अपराध न करने जैसे कारण इस मामले को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि ग्रीष्मा के पास हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है। ग्रीष्मा केरल में मृत्युदंड पाने वाली दूसरी और सबसे कम उम्र की महिला है। इसके साथ ही वह राज्य में मौत की सजा पाने वाली 40वीं दोषी बन गई है। इस केस में ग्रीष्मा के चाचा निर्मला कुमारन नायर को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा की मां को इस मामले में बरी कर दिया। ग्रीष्मा केरल की सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाली युवती बनी है, लेकिन यह भारत में किसी महिला को दी गई पहली मौत की सजा नहीं है। इससे पहले भी देश में 2 महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से एक थी रतनबाई। रतनबाई को साल 1955 में फांसी दी गई थी। वह 3 मासूम लड़कियों की हत्या के मामले में दोषी पाई गई थी। दरअसल रतनबाई को शक था कि उसके पति के इन लड़कियों के परिवार से अवैध संबंध थे। इसी संदेह के चलते उसने निर्दयता से तीनों लड़कियों की हत्या कर दिया। इस जघन्य अपराध के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और जनवरी 1955 में फांसी की सजा दी गई थी। इनमें दूसरी थी शबनम, जिसे 2008 में मुरादाबाद में अपने परिवार के 7 सदस्यों की नृशंस हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। जानकारी के मुताबिक शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस दिल दहला देने वाली हत्या को अंजाम दिया था।
परिवार के लोग शबनम के प्रेम संबंधों के खिलाफ थे, जिसके चलते उसने अपने ही घर वालों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस जघन्य अपराध के कारण उसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई। बाद में राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी, जिससे यह भारत में मौत की सजा पाने वाली दूसरी महिला बन गई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।